हेलो और वेलकम एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि एचटीएमएल इनपुट टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि स्टार्टर फाइल्स के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हर पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हर पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर स्टार्टर फाइल्स मौजूद होंगी, या अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जो लिंक होगा स्टार्टर फाइल्स का वो डिस्क्रिप्शन पे होगा। तो आपको ये काम करना है कि गिटहब के जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल्स होंगी या जो लिंक होगा वहाँ पे जाके सारी फाइल्स एक-एक करके कॉपी कर लेनी है आपने अपने कोड में। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए ये चीज़ कैसे परफ़ॉर्म करनी है। तो मेरे पास फ़िल वक़्त मेरा जो कोड है वो अवेलेबल है। तो ये रहा मेरा कोड जो कि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ स्टार्टर फाइल से। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एचटीएमएल इनपुट टाइप्स जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, उसकी मेरे पास इंडेक्स एचटीएमएल फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप सारी फाइल्स क्लोज़ करके सिर्फ़ एक इंडेक्स एचटीएमएल ओपन करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इस फाइल को खोलने के बाद आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पे आप करेंगे शो प्रीव्यू एक्सटर्नल ब्राउज़र। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ तो मुझे कोड लेफ्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा लगता है और राइट साइड पे आउटपुट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमने लाइव प्रीव्यू के थ्रू अपना कोड ओपन कर लिया एचटीएमएल इनपुट्स का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से इनपुट्स वाक़ई पॉसिबल हैं मेरे कोड के अंदर। तो कुछ इनपुट्स की हम बात कर चुके हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस कोड को काफ़ी सारे कोड को जो कि मेरे पास फॉर्म के अंदर मौजूद है, मैं इसको यहीं पर रहने दूँगा, लेकिन मैं इसको डिसेबल कर दूँगा इस पूरे फ़ील्ड सेट को। तो अब हम देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक इनपुट टाइप्स को। सबसे पहली इनपुट टाइप जो हमने देखी है वो है सबमिट, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक बटन रेंडर करता है। इसके साथ-साथ एक और इनपुट है जिसकी अगर हम टाइप इस्तेमाल करें बटन, तो वो भी एक बटन रेंडर करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी बटन है, लेकिन अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका टेक्स्ट बन जाता है सिंपल और अब इस पे आप कोई भी चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास इनपुट टाइप है उसमें आ जाता है चेक बॉक्स। तो अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स टाइप ले लूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गया और चेक बॉक्स आमतौर पे किसी न किसी लेबल के साथ आ रहा होता है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप एक लेबल ले सकते हो, उस लेबल के अंदर आप वैल्यू लिख सकते हो और चेक बॉक्स डाल सकते हो और यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो डू यू एग्री। और इससे होगा ये कि अगर मैं इस इनपुट को एक डिफ के अंदर ले लूँ और मैं इस इनपुट को भी एक डिफ के अंदर ले लूँ और हम इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं, तो इन दोनों डिव्स का मतलब ये है कि ये दोनों डिव अलग-अलग लाइन्स में रेंडर होंगी, एक दूसरे के ऊपर-नीचे, एक लाइन में नहीं होंगी। और हमारे पास ये लेबल आ गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इस पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, तो ये चेक बॉक्स को टिक मार्क करता रहता है, क्योंकि ये लेबल के अंदर आ रहा है चेक बॉक्स और लेबल के अंदर ही ये टेक्स्ट भी है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ राइट क्लिक करके, तो आपको नज़र आएगा कि अगर मैं लेबल पे माउस ओवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लेबल पे ये पूरे इसको हाईलाइट करता है। तो नॉट जस्ट ओनली चेक बॉक्स, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो भी ये काम करेगा। सेम गोज़ विद आप एक और लेबल क्रिएट कर सकते हो जो कि किसी रेडियो बटन का हो। तो यहाँ पे आप रेडियो बटन टाइप रेडियो चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जेंडर के बारे में पूछ सकते हो, बट आई विल क्रिएट अनदर डिफ फॉर दिस। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जेंडर और यहाँ पे आप लेबल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप कह सकते हो मेल और आप इसी तरीके से एक और लेबल ले सकते हो और जिसमें आप कह सकते हो फीमेल। इसमें भी सेम केस होगा। अगर मैं मेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रेडियो ऑन हो गया, अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है ये एक साथ टॉगल हो गए। ये कैसे हो सकते हैं? ये रेडियो बटन तो इस तरीके से काम नहीं करता। तो उसके लिए हमें नेम की प्रॉपर्टी चाहिए होती है ताकि हम फॉर्म को ये बताएं कि ये दोनों रेडियो बटन किस बारे में पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम इन दोनों पे नाम रख सकते हैं जेंडर, के हम जेंडर मालूम करना चाह रहे हैं वाया दीज रेडियो बटन्स। तो अगर आपके पास मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं और वो सेम नेम इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर टॉगल कर सकते हो इस तरीके से। और अब जो वैल्यू सबमिट होगी वो आपको नजर आएगा कि जेंडर यहाँ पे हमारे पास ऑन जा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेडियो की वैल्यू जो होती है वो ऑन होती है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू दे सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैन और यहाँ पे आप वैल्यू ले सकते हो वुमेन फॉर एग्जाम्पल, बट आप मेल और फीमेल भी ले सकते थे। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से सबमिट कर दूँ मेल सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू नज़र आ गई मैन। और सिमिलरली अगर आप वुमेन सेलेक्ट करोगे या फीमेल सेलेक्ट करोगे तो हमारे पास वुमेन आ जाएगी। तो यहाँ नेम से इसको आइडेंटिफाई होता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस टाइप का इनपुट है या कौन सा इनपुट है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने चेकबॉक्स की बात कर ली, हमने रेडियो बटन्स की भी बात की। अब हम एक और काम ये करेंगे कि हम एक डिव के अंदर एक इनपुट लेंगे और ये शॉर्टकट है एक VS कोड का, जिसमें हम इस तरीके से अगर कहें डिव
ग्रेटर देन साइन इनपुट और एंटर करें तो ये एक डिव क्रिएट कर देता है और उसके अंदर एक इनपुट क्रिएट कर देता है और बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट सेट कर देता है। एक और जो इंटरेस्टिंग टाइप है वो है कलर। तो अगर मैं यहाँ कलर लिख के एंटर करता हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक पिकर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे कलर आ गया। तो असल में जो ब्राउजर्स दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन असल ब्राउजर जो है वो कलर दिखाते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कलर पिकर खुल गया। मैं इसको ज़रा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरे पास कलर पिकर खुल गया। अब इसमें मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे RGB, HSL, हेक्स तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं और मैं कोई भी वैल्यू उठा सकता हूँ किसी भी कलर की। अगर मैं ये कलर उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं सबमिट करूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसको भी नाम चाहिए होता है। तो लेट्स से मैं कहूँ फेवरेट कलर, ठीक है। और अगर मैं इसकी अब वैल्यू कोई पिक करूँ, लेट्स से मैं पर्पल का कोई शेड उठा लेता हूँ यहाँ पे और मैं हेक्स के अंदर वैल्यू ले लेता हूँ ये। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास फेवरेट कलर आ गया एग्जैक्टली जो हेक्स हमने सबमिट किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो है वो DOB या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती थी। उसके लिए हम चूज करते हैं डेट। अगर हम इसको डेट इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको नजर आएगा कि अब जो मेरे पास इनपुट आ रहा है कलर के बजाय, अगर मैं इसको कलर कर देता हूं तो ये ऐसे दिखेगा, डेट कर देता हूं तो मुझे डेट दिखेगी एग्जैक्टली। अब इस डेट इनपुट को अलग अलग ब्राउजर अलग अलग तरीके से रेंडर करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा साल था, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर लिया, अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से 14 सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ये डेट आ गई। अब अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो मेरे पास DOB के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो चली जाएगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो इसकी वैल्यू जा चुकी है। सिमिलरली हमारे पास डेट के अलावा वीक का भी एक इनपुट होता है और इन दोनों इनपुट के अंदर, डेट के अंदर भी और वीक के अंदर भी, ना सिर्फ हम यहाँ से क्लिक करके वैल्यू ला सकते हैं बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1992 और यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो ये दूसरे पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 12 और यहाँ पे मैं डेट ले सकता हूँ। अगर मैं 40 कहूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली मैंने टैब दबाया तो इसने करेक्ट कर लिया कि भाई ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इससे ज़्यादा आगे नहीं। अगर मैं यहाँ पे 16 कहता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। आप देख रहे हो कि ये 12 में कन्वर्ट कर देगा और फिर आप इसको सबमिट करोगे तो यू कैन सी द वैल्यू। अगर मैं इसको वीक में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वीक की वैल्यू लेना स्टार्ट कर देगा, एज यू कैन सी राइट हियर। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और राइट कौन सा वीक है, तो मैं देख सकता हूँ जनवरी 2023 के अंदर अगर मैं चला जाऊँ वीक नंबर 21 पे तो ये कौन सी तारीख पड़ती है किस महीने की, और मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरे पास चला जाएगा 2023 वीक 21, ठीक है। इसके अलावा वीक के बजाय आप यहाँ पे ईमेल चूज़ कर सकते हो और ईमेल के लिए ये एक टेक्स्ट ही रेंडर करता है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये आती है कि जब आप मोबाइल फ़ोन पे इस इनपुट पे जाओगे तो वो जो कीबोर्ड शो करेगा उसमें ईमेल के कैरेक्टर्स भी होंगे। जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कीबोर्ड तो खुलता है लेकिन उसके अंदर जो है वो @ का साइन भी ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम URL यूज़ करें तो URL के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट URL का .com अक्सर कीबोर्ड शो करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो। इसके अंदर फ़ोन जब देखेगा कि टाइप टेलीफोन है तो वो नंबर्स या न्यूमेरिक या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जैसे कि प्लस हो गया, ये सब कीबोर्ड के अंदर प्रोवाइड करता है। एक और इंटरेस्टिंग टाइप जो है वो है नंबर। नंबर के अंदर कहानी आती है कि आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक नंबर्स मैं ऐड कर सकता हूँ और अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें भी आ गई जिसमें मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकता हूँ या वैल्यू ऊपर और नीचे कर सकता हूँ और मैं कोई अल्फ़ाबेट नहीं एंटर कर सकता। तो अभी मैं अल्फ़ाबेट एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कोई नंबर्स दबाऊँ तो यस ये काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर इनपुट की टाइप सही तरीके से डिफाइन करें। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है हिडन। अगर आप हिडन यूज करते हैं तो वो इनपुट तो रहता है लेकिन वो नजर नहीं आता और यूजर उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रखूं और मैं कहूं कि भाई 1 2 3 फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है और मैं इसको सबमिट करूं तो आपको नजर आएगा कि DOB की वैल्यू सबमिट हुई, इवन दो मुझे वो इनपुट यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये आमतौर पे उस वक्त यूज़ होता है जब हमें फॉर्म के साथ कोई वैल्यू सर्वर पे भेजनी तो हो लेकिन मुझे उसका इनपुट दिखाना ना हो, तो ये ऑटोमेटिकली इस नाम की वैल्यू सर्वर पे भेज देगा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रेंज। रेंज हमें इस तरह का इनपुट देती है जिसकी कोई स्टार्टिंग या एंडिंग वैल्यू हो सकती है। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप W3 स्कूल्स पे जाकर ये सारे के सारे जो इनपुट्स हैं उसको ट्राई ज़रूर करें। इसका लिंक जो है वो वेबसाइट पे भी होगा इसी पोस्ट में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि रेंज के अंदर हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है जिसको हम यूज़ करें। जैसे हम यहाँ पे मिनिमम जो है वो ले सकते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 10।
अब आपको नज़र आएगा कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 50 तो आपको नज़र आएगा कि स्टेप्स अब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो अब मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ ये भी बता सकते हो कि स्टेप कितने होंगे। जैसे स्टेप के अंदर आप कह सकते हो कि भाई हर स्टेप जो है वो हमारे पास 5 का होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अब देखूं तो स्टेप बड़े बड़े जा रहे हैं, 5 से 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो और ये सारी की या प्रॉपर्टीज आपको पता चलेंगी W3 स्कूल से या MDN की डॉक्यूमेंटेशन से, ताकि आप स्पेसिफिक यूज केस के अंदर इस्तेमाल कर सको। इसके अलावा हमारे पास एक और जो इंटरेस्टिंग टाइप है वो है मंथ की। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली किसी वैल्यू मंथ की निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो इनपुट तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो किस ईयर का कौन सा मंथ, 2023 आ गया यहाँ पे। मैं इसका अगर दिसंबर चूज कर लेता हूँ तो दिसंबर 2023 आ गया। आप यहाँ पे चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो या आप चाहो तो सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास एक टाइप होती है टाइम की। तो टाइम के अंदर आप यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 12, 24, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं 12 से लेकर आगे तक की आ रही हैं, तो ये 24 आवर्स का फॉर्मेट यूज कर रहा है। हर इनपुट जो हमारे पास है उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे टाइम है तो इसके अंदर टाइम फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया होगा कि आप 24 घंटे वाला टाइम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 18:30 हो रहे हैं, या फिर आप हमेशा ये बोलोगे कि नहीं 6:30 PM, 6:30 AM। तो आप ये चीज़ें कन्फिगर कर सकते हो मजीद एट्रीब्यूट के साथ। जो लास्ट 2 टाइप्स रह गई हैं डिस्कस करने के लिए, उसमें से पहली है फाइल, क्योंकि हम कोई फाइल भी पिक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो आपको नज़र आ रहा है चूज़ फाइल। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र रेंडर कर देता है चूज़ फाइल, और हर ब्राउज़र अलग तरीके से इसको रेंडर करता है। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इनपुट, जिसकी टाइप है फाइल। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं कोई भी फाइल पिक करना चाहूँ तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये लोगो पिक कर सकता हूँ, और अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसने मेरी फाइल का नाम बता दिया। और फाइनली जो हम टाइप देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, वो है पासवर्ड की। और ये इसलिए है कि अगर मेरे पीछे कोई शख्स खड़ा हुआ है और मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो वो रियली देख ना सके कि क्या इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हाइड कर देती है इसको, और इसमें मजीद सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड कर देती है। तो आप टाइप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। और एक आखिरी टाइप जो अभी अभी मुझे याद आई है वो है रीसेट की। हम ये काम भी कर सकते हैं कि सबमिट से बिल्कुल पहले हम एक डिव क्रिएट करें, उसके अंदर हम इनपुट क्रिएट करें और उसके अंदर टाइप जो है वो रीसेट हो। अगर मैं इसको हिट करता हूँ एंटर और मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि यार मुझे ये चाहिए, तो इसने मेरा इनपुट क्रिएट कर दिया ऑफ टाइप रीसेट। आप देख रहे हो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस डिव के अंदर जो बटन क्रिएट हुआ है वो कहला रहा है रीसेट। ये करता क्या है, ये करता है कि अगर मैं जाके ये चेक बॉक्स क्लिक कर दूं, इसको सेलेक्ट कर लूं और यहाँ जाके कोई वैल्यू डाल दूं पासवर्ड, तो रीसेट के क्लिक पे ये पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो जाता है। तो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या प्रोग्रामेटिकली इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि इस बटन पे क्लिक करना है, और अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा या रीसेट हो जाएगा। तो अक्सर फॉर्म के अंदर ये होता है कि आप सबमिट करो या क्लियर कर दो, तो ये क्लियर वाली फंक्शनलिटी रीसेट टाइप के थ्रू बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे फॉर्म इनपुट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। इसके अलावा हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स भी होता है और हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी होता है, लेकिन वो इनपुट की टाइप नहीं है। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारे इनपुट की टाइप अब पता चल गई होगी। W3 स्कूल पे जाके इन सबको ट्राई करें और अपने बिजनेस कार्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।